आज हम लोगों को सिंथेसिस पढ़ना है। सिंथेसिस चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले हम लोगों ने कई चीज़ें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जो आती हैं तो उसको देख लिया है, स्टडी कर लिया है, समझ लिया है और आगे हम लोगों का आज टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब ही होता है संश्लेषण करना या जोड़ना, ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसी बनाने की प्रक्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। इन इंग्लिश सर में अगर आपकी हम बात वॉइस करें, पूरी तरह से है, सही आपकी नहीं आ वॉइस रही थोड़ी क्या? प्रेशर दबाव में है। सभी को प्रॉब्लम है क्या? आप जी जो बोल बोलो। रहे हैं आप सही क्लियर है सर। साउंड सही आ रही है आपकी सर? नहीं, वॉइस सभी को प्रॉब्लम है या फिर आप ही को है केवल? आप सही आ रही सर है, हमारे सही आ तरफ रही है। क्लियर है सर, आवाज आ रही है सर। क्लियर साउंड है सर। अच्छा देखिए, बताइएगा फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कुछ सोचते हैं, कुछ दूसरा चेंज करेंगे कुछ। तो नहीं, सिंथेसिस इतना का बोल रहे मीनिंग, हो सर, वो तो सही आ रही है। अब जो बोल रही है वो तो सही आ रही है, जो अब से पहले पढ़ा रहे थे वो कम आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा इसको कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा था कि सिंथेसिस का मतलब ही होता है संश्लेषण करना या जोड़ना। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस की डिफिनीशन अगर हम देखें तो अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, ठीक है, कि टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो यहाँ पर भी डिफिनीशन जो है अब उसी तरह से लिखी हुई है, यहाँ पर रेन मार्टिन की लैंग्वेज में है। सिंथेसिस रिफर टू प्रोसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल न्यू सेंटेंस, ठीक है। दिस न्यू सेंटेंस कैन बी अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। वो हमारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, किस किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अभी हम सिंपल सेंटेंस चूँकि पढ़ने पढ़ने चल रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं कि किस कंडीशंस में हम उसको बनाएंगे। पहली बात तो हम पहला टॉपिक जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहा जाता है, हम सबको पता है। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए क्वेश्चन इससे इस तरह से भी बना है एग्जाम में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पार्टिसिपल इज, ठीक है, पार्टिसिपल है, वर्ब। सर पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं जो अभी आपने कहा? मैं लिख दे रहा हूँ, कृदंत। कृदंत कहा जाता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल से दो तरह से क्वेश्चन जो है इस तरह से भी एग्जाम में बना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन अगर बनेगा कि पार्टिसिपल इज कॉल्ड, ठीक है, ये इज कंसीडर्ड वर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ठीक है, या केवल इस दिया होगा कि एडजेक्टिव, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि वर्ब ये है ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब तो खुद तो ओरिजिनली जो है इसका फॉर्म वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। साथ साथ किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। हम सबको पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है। इट कैन बी यूज टू कंबाइन टू एक्शंस इनटू वन सेंटेंस। पहली बात तो हम इसको यूज जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की बात हम करते हैं, तो वहां पर हम पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो पार्टिसिपल का यूज हम केवल उन्हीं सेंटेंसेस में करेंगे जहां पर एडिंग कंडीशन हो और दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स समान हो, इक्वल हो, तभी हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपल हम सबको पता है कि तीन तरह के होते हैं, ठीक। आईएनजी फॉर्म हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे ही जंप्ड, एग्जाम्पल में हम लोग देख ले रहे हैं, एक मिनट। ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। अभी जैसे मैंने बताया कि एडिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए और सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर सिमिलर हैं तो ही हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते।
तो ही जंप्ड अप ही रैन अवे, मतलब वो पर कूदा और वो भाग गया। तो इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जब भी दोनों सेंटेंस के एक्शन में कोई गैप या टाइम की गैपिंग या स्पेस ना हो, तो इन दैट कंडीशन हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जंपिंग अप ही रैन अवे। आई होप ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़ है, जब भी कभी बी फॉर्म की वर्ब अगर सेंटेंस में दी हुई है, ठीक है, जैसे ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो खेल से थक गया था। या फिर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पर दो तरह से सेंटेंस आपको बना हुआ मिलेगा, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थक कर, ठीक है। ये कई बार हैविंग बीन टायर्ड ऑफ प्ले ये भी हो सकता है, खेल से थक जाने के बाद। तो दिए गए ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कैसा सेंटेंस आता है। आगे के सेंटेंस को हम वैसे ही एज इट इज जोड़ देंगे। तो सेंटेंस तो इसमें तीन तरह के आते हैं। एक सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में भी मिलेगा। जब भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में मिले और बी फॉर्म की वर्ब उसमें दी हुई हो, जैसे सेंटेंस दिया हो कि ही वाज चीटेड बाई हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के द्वारा चीट किया गया था। और फिर ही डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर हैविंग बीन को हम प्रियॉरिटी देंगे, जैसा कि ये सेंटेंस था, ये पैसिव वॉइस में ही था। तो आप ऐसा अगर कोई ऑप्शन में मिलता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको प्रियॉरिटी देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस बी फॉर्म की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो चूंकि ये बी फॉर्म की वर्ब है, तो हैविंग प्लस हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म हम चेंज करेंगे, तो हैविंग बीन ठीक हो जाएगा। हैविंग बीन चीटेड बाय हिज फ्रेंड, ही डिसअपॉइंटेड। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, कि नाउन का यूज़ जो है नाउन का यूज़ करते हुए या फिर नाउन फ्रेज का यूज़ करते हुए इन अपोजिशन केस में हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जब भी दो सेंटेंस आएंगे या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है नाउन फ्रेज ही दिया हो। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? अगर कहना ना चाहते हो तो माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है। जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। किसी का माइक ऑन है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस पीछे से बैकग्राउंड का साउंड। नहीं, ठीक बंद कर दिया है। वो कभी कभी भूल जाते हैं, घर में बच्चे हैं तो छू के देखने लगते हैं कि देखें पापा या मम्मी या भैया क्या कर रहे हैं, और छू देते हैं। अब उनका ब्लूटूथ लगा हुआ है, वो बाहर है, घर की पूरी तो आवाज आ रही है यहाँ तक। हम बात कर रहे थे हम लोग फ्रेज की, तो हम लोगों ने फ्रेज क्लास, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में। तो फ्रेज तो अच्छे से समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। फ्रेज के साथ साथ कई बार आपको सेंटेंस में केवल नाउन भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अपोजिशन इन्वॉल्व प्लेसिंग अ नाउन, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अपोजिशन में इन्वॉल्व होता है नाउन भी और नाउन फ्रेज भी, नेक्स्ट टू अनदर नाउन टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई इट। इसको अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेज इन अपोजिशन का टॉपिक में नाउन भी स्पेशली मिल जाता है, उसको भी एज अ फ्रेज या फिर नाउन को जो है फ्रेज की तरह से एज ए अपोजिशन कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ रामा। ये मेरा दोस्त है, उसका नाम रामा है। क्योंकि यहाँ पर रामा जो है नाउन है, ठीक है, तो एज अ फ्रेज जो है हमको यहाँ पर नाउन को बिना विदाउट कॉमा हमको ऐड कर देना है, दिस इज़ माई फ्रेंड रामा, ठीक है, कॉमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आगे देखिए, इससे दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको जब भी सेंटेंस मिलेंगे, पहली बात तो जब भी किसी सेंटेंस में अलग अलग अगर सेंटेंस दिए हैं दो, ठीक है, टू आर मोर देन टू अगर फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं और वो फ्रेज अगर सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मीन्स कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो फ्रेज दिए हुए हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद जस्ट आफ्टर कॉमा के साथ उन सभी फ्रेजेस को आप जोड़ते जाएंगे। लास्ट वाला फ्रेज विद हेल्पिंग वर्ब आपको जोड़ते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। और अगर किसी सेंटेंस में फ्रेज अगर दिया हुआ है और वो फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई बात आगे कही गई है उस फ्रेज में, तो वो ऑब्जेक्ट के पास में कॉमा से उसको ऐड करना होता है, ठीक है। केवल दो ही तरह से फ्रेज के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम लोग इसको देख ले रहे हैं। ये सेंटेंस लिखा हो, थोड़ा सा इस साइड में कर लें। ये सेंटेंस लिखा हो कि मिल्टन वाज ब्लाइंड, ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ये भी लिखा हो सकता है कि ही वॉज अ ग्रेट पोइट, ठीक है, तो एक महान जो है पोइट थे। तो ब्लाइंड चूंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी मिल्टन के लिए ही आया है, या अगर इस तरह से तो लिखेंगे मिल्टन, ठीक है, या ब्लाइंड पोइट मिल्टन, ठीक है, वाज अ ग्रेट पोइट, इस तरह से। तो ही वाज अ ब्लाइंड पोइट, ठीक है, वो एक ब्लाइंड पोइट थे, मिल्टन वाज अ ब्लाइंड पोइट, ही वाज अ ग्रेट पोइट, इस तरह से कुछ अगर लिखा हुआ है तो ये दोनों फ्रेज जो होंगे, तो ये चूंकि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कहे गए हैं, तो मिल्टन के बाद में हम किसी भी एक फ्रेज को लिख सकते हैं। जैसे लिखा हो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग सिटी, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये बहुत बड़ा शहर है। तो अ वेरी बिग सिटी भी एक फ्रेज है जो कि दिल्ली के लिए यूज किया गया है, और द कैपिटल ऑफ इंडिया भी जो है दिल्ली एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, उसके लिए यूज किया गया। दोनों फ्रेज हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं पास में। बस यही है कि जो बाद में हम इसको यूज करेंगे जिस फ्रेज को, वो कॉमा के साथ ऐड किया जाएगा। दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग सिटी भी लिख सकते हैं, या फिर दिल्ली कॉमा अ वेरी बिग सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बोथ वेज आर करेक्ट। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, यस सर। हाँ यहाँ पर हम बात करते हैं, आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाजार, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। यहाँ पर देखिएगा, ये कॉक्स बाजार के बारे में जो है बातचीत कही जा रही है, फिर किसके बारे में यूज किया गया है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। ये चूंकि ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट के पास में ही लिखा जाएगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। ओके, यूजिंग अ यस प्रीपोजिशन, सर। अगला अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, ठीक है, किसी नाउन और जीरेंड के साथ में प्रीपोजिशन के प्रयोग के द्वारा किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए या तो जो है प्रीपोजिशन बिफोर जो है नाउन से पहले, बिफोर नाउन और जीरेंड हमको प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, मीन्स कि प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर या तो नाउन होगा या फिर हमको जिरेंडियल वर्ब देनी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो है कैसा है। जैसे प्रीपोजिशन कैन लिंक आइडियाज, ठीक है, ये आइडियाज को लिंक कर सकता है, ऑफन यूजिंग द नाउन और जिरेंड, वर्ब एंडिंग आईएनजी, हम सबको पता है कैंडी पर जो है वर्ब की एंडिंग होती है, उन्हीं को हम जो है जिरेंड मानते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, दैट फंक्शंस एज ए नाउन, जिरेंड का जो फंक्शन होता है एज ए नाउन सेंटेंस में फंक्शन होता है। जैसे द मून रोज, द जर्नी, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, सूरज निकला, उनकी जर्नी समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज निकला या सूरज उग आया, ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, बिफोर चूंकि यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है, द एंड ऑफ जर्नी, ठीक है, ये एक नाउन नाउन है, मतलब उनकी यात्रा की समाप्ति समाप्ति से पहले एज अ नाउन है, ठीक है। जैसे सनसेट, ठीक है, सूरज छिप गया, ये एक सेंटेंस भी है, और अगर जो है इसको बाई सनसेट हम अगर यूज कर दे रहे हैं तो एज अ नाउन भी इसको कंसिडर किया जाता है, बाई बाई सनसेट मीन सूर्यास्त तक, इस तरह से आप इसको कंसिडर करेंगे। हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। देखिए यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंस हैं और तीनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसको पार्टिसिपल के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, और चूंकि यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरेंड, तो हम देखते हैं कि उसका जैसे उसका पति मर गया था, उसने समाचार सुना और वो फेंटेड हो गई। वर्ब तो हमको कई जो है तीनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ब मिल रही हैं, लेकिन एक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ है माने ये रखता है, ठीक है। पहले उसको जो है समाचार सुनने वाला एक्शन शुरू हुआ होगा, मतलब समाचार पहले सुना होगा, ठीक है। समाचार किस चीज़ का सुना, अब इस वर्ब को हमको नाउन बनाना होगा, ठीक है, तब जा करके वो फेंट हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें प्रीपोजिशन किसी समाचार के सुनने पर एक्शन कोई हुआ होगा, तो ऑन हियरिंग, क्योंकि हर्ड यहाँ पर वर्ब है, इसको जब हम जिरेंड में चेंज करेंगे तो ऑन के साथ वर्ब को आईएनजी फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे तो हियर की थर्ड आईएनजी फॉर्म होती है हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज़, ठीक है। क्या न्यूज़, अब इस डेड वर्ब को जब हम नाउन बनाएंगे तो डेथ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, इससे एपॉस्ट्रोफी लगा करके डेड को डेथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई नाउन Hearing होता, the news of her husband's death, she fainted. बिल्कुल बिल्कुल, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नाउन दिया होता हर के स्थान पर, ठीक है, शीला या कोई भी सुनीता, तो वहाँ पर हम जो है नाउन का यूज करते हैं।
सर ये ऑन जरूर आएगा या विदाउट ऑन के भी, इसे हियरिंग द न्यूज नहीं हो सकती या ऑन हियरिंग? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया कि ये सेंटेंस जो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल भी बन सकता है, लेकिन चूंकि जी। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और gerund, इसलिए प्रीपोजिशन हमको देना ही देना है। अगर हम आन न लगाएं सेंटेंस, ये अगर आन हटा दें तब भी ये करेक्ट है, लेकिन ये ओके सर। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस आपको मिल जाएगा। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, ठीक है, ये भी देखिए एक टॉपिक है जिसमें नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाते हैं। नॉमिनेटिव का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। और जबकि इंडिपेंडेंट जो है इसका ऑब्सोल्यूट का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। थोड़ा लिखते हुए नहीं बन पा रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्र कर्ता के द्वारा जो है जुड़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आखिर स्वतंत्र कर्ता इसको कहा क्यों गया, क्या मीनिंग है स्वतंत्र कर्ता का? स्वतंत्र कर्ता का मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का, कि किसी भी एक्शन के होने न होने से जब सब्जेक्ट अफेक्टेड नहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार के सब्जेक्ट को हम लोग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ये कहा जाए कि टीचर अब्सेंट थे, ठीक है, या टीचर अब्सेंट था और छात्रों ने अपना काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया, ठीक है। तो टीचर के अब्सेंट होने के कारण से छात्रों ने काम अपना नहीं किया, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, लेकिन क्या उनके काम कंप्लीट ना करने से टीचर प्रभावित हुआ या फिर बीमार पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो उसको नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के द्वारा जब हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीजन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन वहाँ पर ये भी मैच होनी चाहिए कि वहाँ पर द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस शुड बी डिफरेंट, ठीक है, वन सेंटेंस शुड बी रीजन ऑफ द अदर सेंटेंस। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट क्या होनी चाहिए, द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस शुड बी डिफरेंट। सब्जेक्ट वहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीजन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सेम है और सेंटेंस रीजन नहीं है तो वहाँ पर नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का यूज़ आप नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। अब रही बात नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के द्वारा जोड़े जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं, ये तीन तरह के सेंटेंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक। कंडीशन तो खैर इक्वल रहेगी, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे और एक सेंटेंस दूसरे का कारण रहेगा। जैसे लिखा हो इट वाज संडे, इट वाज संडे। दूसरा सेंटेंस लिखा हो द कॉलेज वाज क्लोज्ड, द कॉलेज वाज क्लोज्ड। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है रीजन है, मतलब संडे था, ठीक है, यहाँ पर कहा गया संडे था, स्कूल बंद था या कॉलेज बंद था। तो संडे होने के कारण कॉलेज बंद था, ना कि कॉलेज बंद होने के कारण से संडे हो गया। तो जो सेंटेंस रीजन होगा और उस रीजन बनने वाले सेंटेंस में अगर बी फॉर्म की वर्ब एज अ मेन वर्ब दी हुई हो, ऐसी कंडीशन में इस बी फॉर्म की वर्ब को बीइंग में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट हटाएंगे नहीं, उसमें से रिमूव नहीं करेंगे, सब्जेक्ट एज इट इज लिखा रहेगा। केवल बी फॉर्म की वर्ब अगर जब भी मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब फंक्शन कर रही होगी और वही सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के किसी काम के होने न होने का रीजन होगा, इन दैट कंडीशन उसको हम बीइंग में चेंज करेंगे। क्या बनेगा सेंटेंस, इट बीइंग संडे कॉमा द कॉलेज वाज क्लोज्ड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और जब भी किसी सेंटेंस में बी यस फॉर्म की सर। वर्ब, जी, दूसरा स्टेप एक इसका ये है, दूसरा रूल, कि जब भी किसी सेंटेंस में बी फॉर्म की वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हो, ठीक है, और सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और रीजन तो होगा ही होगा, जो मैंने कंडीशन बताई वो तीनों तरह के सेंटेंस पर अप्लाई हो रही होगी। जब भी बी फॉर्म की वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो और वही सेंटेंस रीजन हो दूसरे सेंटेंस में किसी एक्शन के होने या ना होने का, तो ऐसी कंडीशन में उसको हैविंग बीन में चेंज किया जाता है। कैसे? जैसे सेंटेंस लिखा है, 1 मिनट, जैसे सेंटेंस लिखा हो द बैंक वाज क्लोज्ड, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा लिखा है ही कुड नॉट विड्रा एनी मनी, ठीक है।
वह कोई भी पैसा निकाल नहीं सका। तो बैंक बंद होना ये जो है पैसा न निकाल पाने का कारण था। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है बंद थी, पैसा नहीं निकाल पाया, तो बैंक जो है मतलब पैसा न निकाल पाने के कारण से बैंक नहीं बंद हो गई, बैंक बंद होने के कारण से पैसा नहीं निकल सका। तो सेंटेंस हमारा रीजन कौन सा है? बैंक का बंद होना पैसा न निकल पाने का कारण था। और इसमें बी फॉर्म के साथ में यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। ऐसी कंडीशन में जब भी बी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो और वही सेंटेंस रीजन होगा तो इसको हैविंग बीन में चेंज करेंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा? द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड। केवल बी फॉर्म की वर्ब को हैविंग बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, ही कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी एज इट इज ऐड कर देना है विद कॉमा। ओके, थर्ड टाइप का सेंटेंस में ध्यान देना है, जब भी किसी सेंटेंस में रीजन बनने वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल दी हो। ठीक है, कौन सी फॉर्म? केवल सेकंड फॉर्म। ऐसी कंडीशन में उसको हैविंग के साथ वर्ब को थर्ड फॉर्म में, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स की परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है, सैनिक आए और मॉब जो थी, उग्र भीड़ जो थी वो तितर बितर हो गई। तो मतलब सैनिकों के आने के कारण से भीड़ जो है इधर उधर तितर बितर हो गई। लेकिन यहाँ पर सैनिकों का आना भीड़ के इधर उधर होने का कारण बना, यही सेंटेंस रीजन है और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। द सोल्जर हैविंग अराइव्ड, कॉमा, मॉब डिस्पर्स्ड। ओके, इस तरह से केवल 3 ही इसमें रूल होते हैं, 3 ही टाइप के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी और भी सेशन होना है, लेट काफ़ी हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। ओके, यहाँ तक अगर किसी Thank टॉपिक में